हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं शिवम सर आप लोगों को फिजिक्स सेकेंड क्लास 11 लेसन फर्स्ट आज स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आप लोग बेटा एक कॉपी बना लें और जो भी मैं बोलूँ उसको अगर नोट करते जाएं। आपके सिस्टम में थोड़ा सा प्लेबैक स्पीड रहती है ऑप्शन, तो आप अगर तेज़ नहीं लिख पा रहे हैं तो उस प्लेबैक स्पीड को स्लो करके आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। और जो समझाने वाली चीज़ें हैं वो समझते जाएं। इसके लिए आपकी कुमार मित्तल की किताब आप लोगों को लेना है, वो कितनी भी पुरानी हो। और अभी तक कक्षा 10 में आप लोगों ने पढ़ा, फिजिक्स में मात्र 4 लेसन थे, 5 थे, किसी में 6 थे, ठीक है। अब आप जब 11th में पढ़ेंगे तो इसमें आपके 18 लेसन हैं फिजिक्स सेकेंड में और 12-13 लेसन हैं आपके फिजिक्स फर्स्ट में, यानी 30-31। और एक चीज़ से आप लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं जिसको कहते हैं न्यूमेरिकल बहुत टफ लगते हैं, तो उसका दिमाग से बिल्कुल ख्याल निकाल दो। आपको थ्योरी अच्छे से पढ़ना है, न्यूमेरिकल अपने आप क्लियर होंगे। हम आपको सारे न्यूमेरिकल्स कराएंगे लाइन से, उसकी फेयर कॉपी आप लोग ज़रूर बना लें, जो कि आपके यूपी बोर्ड में बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। हम पहले लेसन की ओर चलते हैं, प्रत्यास्थता, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले हम आपसे यही बात करते हैं कि प्रत्यास्थता क्या होती है। क्या होती है प्रत्यास्थता? क्या होती है? तो प्रत्यास्था बेटा एक ऐसी चीज, देखो लड़कियां हो या लड़के सभी लोग बहुत आसानी से समझ जाएंगे। पहले मैं एग्जाम्पल देता हूं फिर थ्योरी बोलूंगा। बालों में लगाने वाली रबड़ या मिठाई के डिब्बे में लगाने वाली रबड़ आप लोगों ने देखी होगी, या साइकिल के स्टैंड में एक स्प्रिंग होती है, ठीक है। प्रत्यास्थता सबसे पहली हेडिंग है हमारी, तो साइकिल की स्प्रिंग, ठीक है, या बालों में लगाने वाली रबड़ या मिठाई के डिब्बे में लगाने वाली रबड़। तो इन्हें आप जब खींचते हो तो इन्हें खींचा और छोड़ दिया, इन्हें खींचा और छोड़ दिया, तो छोड़ने पे ये जो इनकी अवस्था होती है जैसी ये पहले मिली थी सेम उसी अवस्था में फिर से आ जाती है। इसी को हम क्या कहते हैं? प्रत्यास्थता। यानी आप डेफिनेशन में कह सकते हो किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण विरूपक बल हटा लेने पर वस्तु अपनी पूर्व अवस्था में वापस लौट आती है, ठीक है ना। किसी वस्तु का वह गुण जिसके ऊपर विरूपक बल का मतलब बाहरी बल, एक तरह से कह सकते हो बाहरी बल हटा लेने पर वस्तु अपनी पूर्व अवस्था में लौट आती है या विरूपक बल का विरोध करती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रत्यास्थता। उदाहरण आपको हमने पहले ही दे दिया था, तो उदाहरण आप समझ गए कि प्रत्यास्थता क्या होती है। दूसरी हेडिंग आपकी है प्रत्यास्थता की सीमा, ठीक है बेटा। तो थोड़ा अभी यहाँ पे हमने रबड़ लिया था बालों वाली, ठीक है। अब हम प्रत्यास्थता की सीमा में चलते हैं तो फिर यही रबड़ लेंगे, और कौन सी? पुरानी। जब रबड़ बालों पे लगाते रहो तो कुछ समय बाद क्या होता है, वो रबड़ खराब हो जाती है। आप लाते हो बिल्कुल छोटी सी, बालों में लगाने के बाद क्या होता है, ठीक है, धीमे धीमे जो वो रबड़ होती है वो आपकी फिर से क्या होती है, बड़ी हो जाती है। यानी प्रत्यास्थता की सीमा का मतलब क्या होता है कि वस्तु से आपने जो यहाँ पे विरूपक बल लगाया था इसको हटाया, वस्तु पुनः अपनी अवस्था में आ गई। बट यहाँ क्या होता है कि आपने विरूपक बल का मान धीरे धीरे बढ़ाते जाएं, विरूपक बल का मान धीरे धीरे बढ़ाते जाएं, तो एक अवस्था ऐसी आती बेटा कि वस्तु अपनी ठीक अवस्था में नहीं लौट पाती है, ठीक है। जैसे कि मान लो आपने रबड़ ली, अब ये फैली रही काफी समय तक, जब फैली रही तो क्या हुई, ये बड़ी हो गई। अब ये आप सोचो कि दोबारा से इतनी छोटी सी हो जाए, तो क्या ये हो सकती है? नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि एक प्रत्यास्थता की एक सीमा होती है जहां तक ये बर्दाश्त कर पाए। अब इनके बर्दाश्त से बाहर है, तो ये रबड़ बड़ी हो गई। या स्प्रिंग है, साइकिल में बहुत समय तक लगी रहे, खिंची रहे, तो क्या होगा, स्प्रिंग आपकी बढ़ जाएगी, तो उसको हम लोग कहते हैं प्रत्यास्थता की सीमा। तो ये दोनों बातें समझ में आई आपको, प्रत्यास्थता और प्रत्यास्थता की सीमा। फिर हम लोग बात करते हैं प्रतिबल। प्रतिबल बेटा क्या होता है, ठीक है।
तो प्रतिबल क्या होता है, तो सबसे पहले प्रतिबल का फॉर्मूला देखेंगे। डेफिनेशन आपको कैसे याद करनी है, ज्यादातर फॉर्मूले से। प्रतिबल इज इक्वल टू होता है F अपॉन A, और F क्या होता है, F का मात्रक देखो, F को हम लोग पहले कहते हैं बल या फोर्स या बल, और A होता है आपका एरिया, क्षेत्रफल। ठीक है, जिसे हम लोग यहाँ पे थोड़ा अच्छा लगने के लिए क्या कह देते हैं कि एकांक, डेफिनेशन क्या कहेंगे, एकांक क्षेत्रफल पर या एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले बल को, एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले बल को क्या कहते हैं बेटा, प्रतिबल कहते हैं। बात समझ में आएगी नहीं? पहले आपने फॉर्मूला याद किया, प्रतिबल बराबर F बटे A। अब कैसे हो जाता है, मान लीजिए कि A इज इक्वल टू हम कह दें आपसे 1 मीटर स्क्वायर है, तो आप यहाँ A की वैल्यू रख दें, तो प्रतिबल बराबर क्या हो जाएगा, F के यानी बल के। तो अब देखिए प्रतिबल और बल दोनों बातें बराबर हो गई। कब, जब आपने क्षेत्रफल 1 ले लिया। 1 को हिंदी में जब भाषा लिखते हैं तो कहते हैं एकांक। एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले बल को प्रतिबल कहते हैं। अब बेटा इसका मात्रक क्या होता है, तो मात्रक देखो फोर्स है ना, फोर्स बल है, बल का मात्रक होता है न्यूटन, बल का मात्रक न्यूटन, और क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो इस प्रतिबल का मात्रक हो गया न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। बात समझ में आई कि नहीं आई? प्रत्यास्था, प्रत्यास्था की सीमा और प्रतिबल। अब बढ़ते हैं थोड़ा इससे आगे, विकृति। नए नए नाम हैं, नए नए लोग हैं, क्लास भी आपकी नई है, ये भी मत भूलिए, क्लास भी आप क्या हुए, एक आगे पहुंच चुके हैं। तो विकृति, विकृति क्या होती है, तो फिर देखिए है ना, स्मॉल एल अपॉन कैपिटल है फॉर्मूला। स्मॉल एल क्या है, बढ़ी हुई लंबाई है, बढ़ी हुई लंबाई है, और कैपिटल एल क्या है, प्रारंभिक लंबाई। ठीक है बेटा, अभी देखिए आपको हम एक चीज और पढ़ाएंगे, बीमा। अभी आज नहीं बता रहे हैं इस वीडियो में, इसका हम एक वीडियो पार्ट अलग डालेंगे। बीमा डायमेंशंस नई चीज होती है, कैसे निकाली जाती है, होता बहुत इजी है, बट अभी थोड़ा सा आप लोगों के लिए नया है। इसके बाद हम वीडियो लेक्चर में डालेंगे बीमा। बढ़ी हुई लंबाई और प्रारंभिक लंबाई के अनुपात को विकृति कहते हैं। क्या, बढ़ी हुई लंबाई और प्रारंभिक लंबाई भाग किया गया यानी अनुपात, तो बढ़ी हुई लंबाई और प्रारंभिक लंबाई के अनुपात को विकृति कहते हैं। इसका कोई मात्रक नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, लंबाई बढ़ी हुई हो या घटी हुई मात्रक मीटर होगा, और प्रारंभिक लंबाई का मात्रक भी मीटर होगा। मीटर से मीटर कट गया तो क्या बचा, 1, यानी कोई मात्रक नहीं बचा। तो विकृति का कोई मात्रक नहीं होता है। विकृति का मतलब, जैसे मान लीजिए आप एक स्प्रिंग लेके आए, अब इस पे कुछ वजन लटका दिया, कुछ दिन तक लटकी रही, तो ये स्प्रिंग की जो लंबाई होगी वो कुछ इस तरह इतनी हो जाएगी कि नहीं। अब देखिए ये जो एक्स्ट्रा लंबाई इतनी बढ़ गई, ये आपकी होती स्मॉल एल, और ये जो पहले थी ये क्या कहलाती है, कैपिटल एल। तो इसी को हम लोग कहते हैं विकृति। ठीक है, एक और डेफिनेशन कह सकते हो कि वस्तु के आकार में होने वाले भिन्नात्मक परिवर्तन को विकृति कहते हैं। वस्तु के आकार में होने वाले भिन्नात्मक परिवर्तन को बेटा क्या कहते हैं, विकृति कहते हैं। क्लियर हुआ? ठीक, अब हुक का नियम, इसके बाद एक हुक का नियम आता है आपका। ये क्या था, हुक का नियम किसने दिया होगा, भाई जिसका नाम है उसी ने दिया होगा। एक वैज्ञानिक थे हमारे हुक, यही भाई साहब दे गए थे, हुक भाई साहब। इन्होंने क्या कहा था, हुक ने क्या बोला था, हुक भाई साहब ने, भाई साहब कह दो, चाचा कह दो, बाबा कह दो, बड़े हैं, ठीक है। हुक भाई साहब बोले थे कि प्रत्यास्थता की सीमा के अंतर्गत, किसकी सीमा के अंतर्गत, प्रत्यास्थता की, ठीक है, जो आपका प्रतिबल होता है
वो विकृति के समानुपाती होता है। प्रतिबल जो होता है वो क्या होता है, विकृति के समानुपाती होता है। ठीक है, हुक ने क्या बोला था कि, या ऐसे कह सकते हो, लघु विकृतियों की सीमा के भीतर पदार्थ का कार्यरत प्रतिबल उसमें उत्पन्न विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है या समानुपाती होता है। ठीक है, तो बात समझ में आ रही है। हाँ, और किसी पदार्थ का यंग प्रत्यास्थता गुणांक, अब देखो बेटा पहले चलते हैं, थोड़ा पहले बता दें कि यंग प्रत्यास्थता गुणांक क्या होता है। यंग प्रत्यास्थता गुणांक, इसको वाई कहते हैं, यंग मॉडुलस है ना ऑफ इलास्टिसिटी, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग प्रत्यास्थता गुणांक। अब इसकी डेफिनेशन बताते हैं। पहले आप देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, अनुदैर्ध्य प्रतिबल, अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति, है ना। तो आप कह सकते हो प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर, किसके अंदर, प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर अनुदैर्ध्य प्रतिबल तथा अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। क्लियर हुआ। प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर अनुदैर्ध्य प्रतिबल तथा अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। अब देखो बेटा प्रतिबल, आपने फॉर्मूला क्या निकाला था इसका, F/A, और विकृति देखिए यही लिखी हुई है L/L। तो देखिए पहला दूसरा तीसरा चौथा, पहला इंटू चौथा बटे दूसरा इंटू तीसरा। F इक्वल टू क्या होता है, M इंटू A, L, A क्या होता है πr²। ठीक है, तो आपका एक फॉर्मूला ये भी बन गया M इंटू A इंटू L बटे πr²L। ठीक है, यहाँ A क्या है आपका, त्वरण है। ठीक है, MAL/πr²L या FL/πr²L। ठीक है, इसको अगर आप बदलना ना चाहें वो तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिर देखना होगा। तो बात समझ में आई, यंग प्रत्यास्थता गुणांक किसको कहते हैं। अब देखिए आगे, अब इसके हम आपको कुछ कारण बताएंगे। जैसे एक कारण आपसे पूछा जाता है कि रबड़ अधिक प्रत्यास्थ होती है या स्टील, रबड़ अधिक प्रत्यास्थ होती है स्टील, इसको प्रूव करेंगे हम लोग। ठीक है, जबकि स्टील अधिक प्रत्यास्थ होती है। आप कहोगे स्टील, तो बेटा आप लोग बोलोगे सर स्टील ठोस होती है, लेकिन नहीं, स्टील अधिक प्रत्यास्थ होती है, रबड़ कम प्रत्यास्थ होती है। फिर हम लोग बात करते हैं यंग प्रत्यास्थता गुणांक के बाद आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक। आयतनात्मक क्या लिख दिया, नात्मक प्रत्यास्थता गुणांक, है ना, आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक। अब देखो बेटा ऐसे लिखेंगे। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, तो आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक यानी लघु विकृतियों के लिए अभिलंब प्रतिबल, अभिलंब ऐसे फॉर्मूला लिख लो पहले, अभिलंब प्रतिबल बटे आयतन विकृति, है ना। आयतन विकृति का मतलब क्या होता है, अभिलंब प्रतिबल अपॉन आयतन विकृति। इसका मतलब होता है कि आयतन में जो वृद्धि हुई है, आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक है, तो आयतन में जो वृद्धि हुई है, देखो उसको बाई से लिखते हैं यंग प्रत्यास्थता गुणांक को, इसको बी से लिखते हैं। बल्क मॉडुलस होता है, बेईमानी करते हैं ये लोग, पढ़ाते हिंदी में ये वर्ड पहला इंग्लिश का यूज करते हैं, यंग, है ना।
तो यंग से क्या आ गया, वाई से इंडिकेट करते हैं। जब कुछ भी ना समझ में आए तो उसका इंग्लिश वर्ड ढूंढिए और इंग्लिश वर्ड का पहला अक्षर जो होता है उसी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो कह सकते हो लघु विकृतियों के लिए अभिलंब प्रतिबल और आयतन विकृति के अनुपात को आयतनात्मक प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं। ठीक है, अभिलंब प्रतिबल कह सकते हो P है, ये B है, ऐसे लिख दो डेल्टा बी अपॉन बी, तो ये हो जाएगा PB बटे डेल्टा बी। क्लियर हुआ? ठीक, इतना समझ में आया। अब है संपीड्यता, एक डेफिनेशन आपसे पूछी जाती है संपीड्यता, और इसको इंग्लिश में कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, तो इसके लिए बहुत सिंपल सी डेफिनेशन, क्या डेफिनेशन, कि बस ये होती है जो कंप्रेसिबिलिटी, इसे C से प्रदर्शित कर दो, चाहो तो इसको बीटा से प्रदर्शित करते हैं, वैसे C से कर सकते हैं बट बीटा से करते हैं तो 1/B, यानी बीटा इक्वल टू डेल्टा B बटे PB। ये क्या होता है, संपीड्यता। इसका मात्रक क्या होता है बेटा, इसका मात्रक भी न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, यह एक मात्रक होता है पास्कल, है ना। और इनकी विमा हम लिख दे रहे हैं m-1 L/T/2। ठीक है, ये आपकी विमा होती है। इसकी विमा क्या हो जाएगी, इसका मात्रक मीटर स्क्वायर प्रति न्यूटन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर था, जब इसको पलट दिया तो ये भी पलट गए। ठीक, और क्या हो सकता है इसमें और आपकी विमा पलट जाएगी तो m+1 L-T-, ये आपकी इसकी विमा हो जाएगी। क्योंकि आपको ये पता है कि जब घात ऊपर से नीचे जाती है, नीचे से ऊपर, तो प्लस का माइनस हो जाता है। ठीक है, गैसों की संपीड्यता जो होती है वो द्रवों और ठोसों की अपेक्षाकृत बहुत कम होती है। किसमें, गैसों की संपीड्यता, कंप्रेसिबिलिटी जो होती है गैसों की, वो ठोस और द्रव की अपेक्षा बहुत कम होती है। इसका मतलब क्या होता है कि गैसों को सुगमता से संपीड़ित किया जा सकता है, जबकि द्रवों और ठोसों को नहीं कर सकते। इसीलिए गैसों की संपीड़ितता कम होती है, द्रवों और ठोसों की बहुत अधिक होती है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ठीक है, फिर बात करते हैं आपकी आगे दृढ़ता गुणांक। चलो बेटा देखते हैं अब दृढ़ता गुणांक, है ना, दृढ़ता गुणांक। तो ये क्या है दृढ़ता गुणांक आपका? ठीक है, इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, क्या होता है? तो देखो, दृढ़ता गुणांक का मतलब है लघु विकृतियों के लिए अपरूपक प्रतिबल और अपरूपण विकृति के अनुपात को दृढ़ता गुणांक कहते हैं। क्या? अपरूपक प्रतिबल, अपरूपक प्रतिबल तथा अपरूपण विकृति के अनुपात को दृढ़ता गुणांक कहते हैं। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, इसको ईटा से प्रदर्शित करते हैं। अपरूपक प्रतिबल F/A और अपरूपण विकृति होती है थीटा। तो ईटा इज इक्वल टू आप क्या कहोगे, F/A थीटा। ठीक है, इसके बाद चलते हैं आपका थोड़ा आगे एक डेरिवेशन की ओर। अभी तक आप लोगों ने डेरिवेशन नहीं सॉल्व किए होंगे, अब आपको डेरिवेशन भी सॉल्व करना है। तो इसका डेरिवेशन करने जा रहे हैं दो दृढ़ आधारों के बीच, दो दृढ़ आधारों के बीच कसे हुए तार को ठंडा करने पर तार में उत्पन्न बल। ठीक है, दो दृढ़ आधारों के बीच कसे हुए तार को ठंडा करने पर तार में उत्पन्न बल। देखो बेटा, आपने सुना होगा कि सर्दियों में जो खंभों में तार लगे रहते हैं वो सिकुड़ जाते हैं। ठीक है, अब ठंडक पड़ती है तो तार सिकुड़, गर्मी पड़ती लटक जाते हैं।
ट्रेन की पटरियों के बीच में जगह क्यों छोड़ी जाती है? क्योंकि सर्दियों में क्या होती है, सिकुड़ती है और गर्मियों में फैलती है। ठीक है, तो मान लीजिए एक ये खूंटी हमने बांध दी और एक ये खूंटी बांध दी और इसके बीच एक तार लगा दिया। अब तार जब सिकुड़ा तो इधर से इस पे बल आरोपित करेगा, ये इधर से, मतलब ऐसा लगेगा, मान लो हम ऐसे कोई चीज पकड़े, अब वो खिंच रही हो तो मेरे हाथ ऐसे थे, ऐसे जाने लगेंगे पास को कि नहीं? भले ही पूरे नहीं जाएंगे, लेकिन जब तार सिकुड़ेगा तो इस पे एक बल आरोपित करेगा। ठीक है, मान लो प्रारंभ में हमने तार कितना लिया, कैपिटल एल लंबाई का एक तार लाए और इसको दो खूंटियों के बीच कस दिया। ठीक, तो आप लिखेंगे माना लंबाई एल का। अब देखो बेटा, तार कुछ मोटा पतला हो सकता है, तो इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल होगा। जैसे ये पेन है, ये पेन देखो गोल होता है, तो इसका क्षेत्रफल है कुछ की नहीं है, लंबाई भी है क्षेत्रफल भी है। तो आप लिखेंगे सबसे पहले माना कैपिटल एल लंबाई और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ए का। ठीक है, एक तार दो दृढ़ आधारों के बीच, ये दोनों आपकी खूंटी गड़ी हुई है, ये दो दृढ़ आधारों के बीच कस दिया जाता है। जब तार को ठंडा किया गया, ठीक है, तो तार लंबाई में सिकुड़ेगा, भाई लंबाई में ही सिकुड़ेगा, उसका ये कम नहीं होगा, व्यास या त्रिज्या लंबाई में सिकुड़ता है और यह आधारों पर एक बल आरोपित करता है। ये जो आपकी खूंटियां लगी हुई हैं, इन पर एक बल आरोपित कर रहा है, जिसके कारण तार के पदार्थ का अगर हम कह दें यंग प्रत्यास्था गुणांक कितना हो, y हो। यदि तार के पदार्थ का यंग प्रत्यास्था गुणांक कितना हो, y हो तो ठीक है, आप कह सकते हो। और अनुदैर्ध्य प्रसार गुणांक, ये आपने पढ़ा होगा बेटा, जितने आप लोग हो सभी ने पढ़ा होगा कक्षा 9 में, अनुदैर्ध्य प्रसार गुणांक अल्फा हो तो, है ना। तो इसका फॉर्मूला होता है अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, और तार की लंबाई में कमी डेल्टा एल हुई हो तो, अब कह दो तार की लंबाई में कमी, या ऐसे लिख दो लंबाई में कमी बटे प्रारंभिक लंबाई इनटू ताप में कमी। ठीक है, तार की लंबाई में कमी, प्रारंभिक लंबाई, ताप में कमी। तो लंबाई में कमी मान लो डेल्टा एल रह गई, प्रारंभिक लंबाई एल थी, ये डेल्टा टी कमी हो गई। तो अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा एल इक्वल टू कितना हो गया, या एल इधर पहुंचा दें, एल इंटू डेल्टा टी बराबर डेल्टा एल अपॉन अल्फा। ठीक है, एल इंटू डेल्टा टी इक्वल टू, ये उधर पहुंच गया, ये इधर। अब देखो बेटा, अल्फा इधर ले आओ, अल्फा इंटू डेल्टा टी इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल। तो अब देखो डेल्टा एल कहो या घटी हुई लंबाई एल कहो, तो एल अपॉन एल क्या होती है, विकृति। अब विकृति होती है तो देखो बेटा, यहाँ पे हम थोड़ा सा ये हटा दे रहे हैं, नीचे दिखेगा नहीं, एल अपॉन एल ये विकृति होती है। तो अल्फा इंटू डेल्टा टी बराबर क्या लिख सकते हो आप, विकृति। ठीक है, अब आपको पता होता है बाई बराबर क्या होता है, प्रतिबल बटे विकृति होता है कि नहीं, ये हमने बताया था आपको, यंग प्रत्यास्था गुणांक बाई बराबर प्रतिबल बटे विकृति। तो प्रतिबल बराबर क्या हो जाएगा, वाई इंटू विकृति। ठीक है, प्रतिबल इक्वल टू क्या हो जाएगा, बाई इंटू विकृति। ठीक है, अब आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, विकृति की वैल्यू कितनी है, तो y इंटू एल्फा इंटू डेल्टा टी। ये तो प्रतिबल आया, ताप के कारण है तो इसको क्या कहेंगे, तापीय प्रतिबल। ताप के कारण है चूंकि, तो तापीय प्रतिबल। अब हमें निकालना क्या है, तनाव बल, तनाव बल F है ना। तो प्रतिबल बटे क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तनाव बल, प्रतिबल बराबर F है ना। तो कितना हो जाएगा, इसको ऐसे निकालना है, तनाव बल F हो तो कह दो, तो प्रतिबल बराबर F अपॉन A होता है। अब प्रतिबल कितना है हमारा, y इंटू एल्फा इंटू डेल्टा टी बराबर F अपॉन A।
तो F इज इक्वल टू क्या हो गया, y इंटू ए इंटू एल्फा इंटू डेल्टा टी, और इसको घेर ले, यही आपका फॉर्मूला है। अब जब ये काम कब आएगा, जब आप न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि तार पे कितना बल आरोपित हो रहा है या कितना तनाव बल लग रहा है, तो आप बताएंगे इतना तनाव बल लग रहा है। ठीक है, फिर से एक बार देखो, कह रहे थे दो दृढ़ आधारों बीच कसे हुए तार को ठंडा करने पर तार में कितना बल उत्पन्न होगा, तो आपने माना कि कैपिटल एल लंबाई का एक तार लिया जिसका अंतरस्थ काट क्षेत्रफल ए है, इसको दो खूंटियों में कस दिया, ठंडा किया, ठंडा करने पे डेल्टा एल सिकुड़ा। ठीक है, सिकुड़ने पे क्या हुआ, इस तार का अगर यंग भाई तार है कोई धातु का है तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक होगा, और जब सिकुड़ रहा है तो अंधैर्य प्रसार गुणांक भी होगा। तो अंधैर्य प्रसार गुणांक बराबर होता है लंबाई में कमी बटे प्रारंभिक लंबाई इंटू ताप में कमी या ताप में वृद्धि, जो भी हो। अल्फा डेल्टा एल बटे एल इंटू डेल्टा टी, सबकी वैल्यू रख दी, फिर ये गुणा में गया, इसको यहाँ ले आए। आपको पता होता है कि डेल्टा एल बटे एल विकृति होती है तो यहाँ रख दिया। फिर जानते हैं कि यंग प्रत्यास्थता गुणांक y बराबर प्रतिबल बटे विकृति होता है, तो प्रतिबल बराबर y इंटू विकृति, प्रतिबल बराबर y इंटू विकृति की वैल्यू आपने ये निकाली थी, ये उठा के यहाँ रख दी। प्रतिबल बराबर ये होता है, तो y इंटू प्रतिबल, देखिए प्रतिबल की वैल्यू ये निकाल चुके थे F बटे ए, तो F बराबर ये आ गया। क्लियर है, इतना आप लोगों को आज इसमें पढ़ना है, बाकी बचा हुआ आपको पार्ट 2 में मिलेगा। इसको आप लोग याद रखिए कि ये आपका क्या है, पार्ट 1। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, इतना नोट करें।